नमस्कार। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे विरासत में मिली कैसी अर्थव्यवस्था? इस सवाल का जवाब हमें आज़ादी के दिन नहीं बल्कि उस कहानी में मिलता है जो लगभग 200 साल पहले शुरू हुई थी। तो चलिए ब्रिटिश राज के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि भारत की आर्थिक तकदीर आखिर कैसे और क्यों बदली। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भारत एक खुशहाल और आत्मनिर्भर देश हुआ करता था। अंदाज़ा लगाइए, 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था कि बंगाल तो मिस्र से भी ज़्यादा अमीर है। यहाँ के बने सूती और रेशमी कपड़ों, मसालों और शानदार दस्तकारी की पूरी दुनिया में धूम थी। खेतीबाड़ी इतनी अच्छी थी कि देश की ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी यहाँ से ढेर सारा सामान दुनिया भर के बाज़ारों में बेचा जाता था। लेकिन 200 साल बाद 1947 आते-आते वो पूरी तस्वीर जैसे उलट चुकी थी। जो खेती कभी देश की रीढ़ हुआ करती थी, वो बिल्कुल ठहर सी गई थी। किसान गरीबी में जीने को मजबूर थे और पैदावार लगभग रुक सी गई थी। वो सुनहरा दौर अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन 2 सदियों में ऐसा क्या हो गया कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीबी और पिछड़ेपन की हालत में जा पहुंचा? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर गौर करेंगे। अर्थव्यवस्था में आए ठहराव पर, ब्रिटिश नीतियों के असली मकसद पर, कृषि और उद्योग का क्या हाल हुआ, भारत के व्यापार को कैसे बदला गया और इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहेली के पहले हिस्से से, वो ठहरी हुई अर्थव्यवस्था जो अंग्रेजों ने हमें विरासत में दी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 20वीं सदी के पहले 50 सालों में देश की कुल आमदनी 2% से भी कम की रफ्तार से बढ़ रही थी और हर भारतीय की औसत आमदनी में तो महज 0.5% की बढ़ोतरी हो रही थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि देश की अर्थव्यवस्था जहां थी वहीं खड़ी थी, कोई खास तरक्की नहीं हो रही थी। तो ये आर्थिक ठहराव आया क्यों? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? आइए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के असली इरादे को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर अंग्रेजों का असली मकसद साफ हो जाता है। उनका लक्ष्य भारत का विकास करना कभी था ही नहीं। वो तो बस ये चाहते थे कि भारत इंग्लैंड की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल जैसे कपास, जूट वगैरह भेजता रहे और फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में बने हुए महंगे सामान को खरीदने वाला एक बहुत बड़ा बाजार बन जाए। ये पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता। भारत उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी था, ये बात 1894 में वाइसरॉय विक्टर ब्रूस के इन शब्दों से बिल्कुल साफ है। भारत उनके साम्राज्य की बुनियाद था और उनकी हर एक नीति इसी बुनियाद को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर टिकी थी। तो ये सब हुआ कैसे? शुरुआत करते हैं कृषि से, वो सेक्टर जिससे उस वक्त देश की लगभग 85% आबादी जुड़ी हुई थी। देखते हैं कि औपनिवेशिक नीतियों ने जमीन पर क्या कहर ढाया। खेती बाड़ी की बर्बादी के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे बड़ी थी जमींदारी प्रथा। इसमें जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे, लेकिन जमीन को बेहतर बनाने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। बेचारे किसानों के पास इतना कम बचता था कि वो अगली फसल के लिए भी कुछ नहीं लगा पाते थे। ऊपर से पुरानी तकनीक, सिंचाई की जबरदस्त कमी और खाद का इस्तेमाल ना के बराबर होने से पैदावार साल दर साल गिरती चली गई। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। यहाँ की कहानी तो और भी ज्यादा दुखद है। ये सिर्फ विकास न होने की कहानी नहीं है, बल्कि जो उद्योग पहले से मौजूद थे उनके पतन की कहानी है। इसे समझने के लिए विऔद्योगीकरण का मतलब जानना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी देश के औद्योगिक ढांचे को जानबूझकर कमजोर करना या खत्म कर देना। और भारत के साथ ठीक यही किया गया था। जरा इस फर्क को देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। अंग्रेजों से पहले भारत ढाका के मलमल जैसे शानदार तैयार माल पूरी दुनिया को बेचता था, लेकिन ब्रिटिश राज में खेल बिल्कुल पलट गया। अब भारत सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास और जूट भेजता था और बदले में इंग्लैंड की मशीनों से बना कपड़ा और दूसरा सामान खरीदता था। इस एक तरफा व्यापार ने भारत की विश्व प्रसिद्ध दस्तकारी की कमर ही तोड़ दी। अब आते हैं विदेश व्यापार पर। अंग्रेजों ने भारत के व्यापार को भी इस तरह से अपने शिकंजे में ले लिया था कि सारा का सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को ही मिले। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि भारत के व्यापार पर ब्रिटेन का कैसा कब्जा था। आधे से भी ज्यादा व्यापार सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। हाँ, थोड़ा बहुत व्यापार चीन या ईरान जैसे देशों से भी था,
लेकिन असल में भारत को दूसरे बाजारों से व्यापार करने की आज़ादी ही नहीं थी। अब एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे दौर में भारत का निर्यात अधिशेष यानी एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज़्यादा था। मतलब भारत जितना सामान बाहर से मंगवाता था उससे कहीं ज़्यादा कीमत का सामान बाहर बेच रहा था। सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। और यही थी वो छिपी हुई कीमत। भारत निर्यात से जो भी बेशकीमती दौलत कमाता था वो देश में कभी वापस आती ही नहीं थी। वो सारा पैसा लंदन में बैठे अंग्रेज अफसरों की तनख्वाहें देने में, अंग्रेज़ों की लड़ाइयों का खर्च उठाने में और दूसरी सेवाओं का बिल चुकाने में चला जाता था। इसी को धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। सीधे शब्दों में कहें तो भारत की दौलत लगातार देश से बाहर बहाई जा रही थी। इन सभी आर्थिक नीतियों का आखिर में बोझ किसने उठाया? भारत के आम लोगों ने। चलिए अब एक नजर डालते हैं उपनिवेशवाद की उस मानवीय कीमत पर जो भारत ने चुकाई। जरा सोचिए, उस दौर में एक औसत भारतीय सिर्फ 32 साल जीने की उम्मीद कर सकता था। आज ये आंकड़ा लगभग 69 साल है। ये फर्क ही उस समय की भयानक गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की कहानी बताने के लिए काफी है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा शिशु मृत्यु दर का है। हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 218 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते थे। ये उस दौर की गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का एक और सबूत है। और शिक्षा का हाल तो और भी बुरा था। देश में 16% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे और महिलाओं में तो ये दर सिर्फ 7% थी। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी शिक्षा और अवसरों से दूर रह गई। तो कुल मिलाकर 1947 में भारत को जो अर्थव्यवस्था विरासत में मिली वो एक ठहरी हुई, पूरी तरह से खेती पर निर्भर और अंदर से खोखली हो चुकी अर्थव्यवस्था थी। अब जरा सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो 200 साल से सिर्फ किसी दूसरे देश को अमीर बनाने के लिए काम कर रही थी, उससे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना ये चुनौती कितनी बड़ी रही होगी। देश के नेताओं के सामने राष्ट्र निर्माण का काम लगभग शून्य से शुरू करने जैसा था। सवाल ये था कि आखिर शुरुआत की जाए तो कहाँ से की जाए।